यस, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। ओके, तो आज हम लोग किधर गया, हाँ, लास्ट टाइम हमने क्वेरी के बारे में बताया कि जैसे क्वेरी में ज्वाइनिंग कैसे होता है एंड ईज एग्जिस्ट एंड नॉट एग्जिस्ट एंड कुछ कुछ चीज़ें बताए थे क्वेरी में, करेक्ट, एंड सब क्वेरीज, करेक्ट। नाउ एसक्यूएल स्टेटमेंट का और भी कुछ कुछ पार्ट्स है जो हम लोग यूजुअली मतलब जनरली हमेशा यूज करते हैं, जो ज़्यादातर आपको काम में आएगा, ये सब चीज़ें जो यहाँ पे मैंने लिखा है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं इन सारी चीज़ों पे, ठीक है, ये सबको कैसे यूज करते हैं, क्या फ़ायदा होगा। ओके, जैसे केस स्टेटमेंट, तो केस का क्या यूज है, वो क्यों लिखते हैं, है ना। ठीक है, तो केस और डिकोड, यहाँ पर दो ऐसे स्टेटमेंट है जिससे हम लोग एक तरह से इफ एल्स के जैसा बिहेव कर सकते हैं। जैसे प्रोग्रामिंग में इफ एल्स लिखते हैं ना, कि अगर x का वैल्यू 10 आया तो ये हो आउटपुट, अगर y x का वैल्यू 5 आया तो आउटपुट ये हो। तो यहाँ तो इफ एल्स लिख नहीं सकते हैं क्योंकि ये एसक्यूएल है, तो उसके बदले में केस एंड डिकोड है जो उस काम को कर सकता है। ठीक है, तो उसको कैसे यूज करेंगे देखते हैं। ठीक है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज अंडरस्कोर बैकअप टेबल, इस पे सारा R&D करेंगे। ठीक है, तो एक सिनेरियो ये है कि मान लो सैलरी पे करते हैं केस स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसमें कैसे लिखेंगे केस स्टेटमेंट। मान लो कि जिसका सैलरी अगर एक रेंज रखते हैं कि अगर 5,000 से नीचे हो तो उसका आउटपुट आना चाहिए लोवेस्ट सैलरी, अगर 5,000 से ऊपर हो तो या फिर 5,000 से ऊपर या एंड 20,000 के अंदर हो तो मिड सैलरी, ऐसा करके कुछ हम लोग आउटपुट निकालेंगे। ठीक है, तो पहले लिख देता हूँ फिर उसके बाद उसका स्ट्रक्चर बताएंगे। तो इसमें ज़्यादा कॉलम्स नहीं रखते हैं, फिलहाल इतना ही रखते हैं। एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा सैलरी, 3 कॉलम। ओके, कुछ छूट गया क्या, ऐसे EMP, अच्छा। ओके, ये 3 कॉलम है फिलहाल। अब यहाँ पे मैं केस लिखूंगा, तो केस लिखो, और उसका स्ट्रक्चर ऐसे काम करते हैं, इसको इंटर दबा के नीचे लिखते हैं। केस लिखो और उसका एक एंड होता है, ठीक है, और उसके बीच में लिख सकते हो व्हेन कंडीशन, व्हेन सैलरी, यानी सैलरी कॉलम, जिस कॉलम पे आपको कंडीशन चाहिए। तो सैलरी अगर लेस देन 5,000 है, ऐसा कंडीशन लिख सकते हो। देन, बिल्कुल इंग्लिश वर्ड है, याद रहेगा कि व्हेन सैलरी 5,000 से कम है तो क्या होना चाहिए। तो आप यहाँ आउटपुट में लिख सकते हो सिंगल कोट में कि, या फिर देन को भी ऐसा करते हैं, नीचे लिखते हैं और इसको ऐसा लिखते हैं व्हेन और देन के फॉर्मेट में। तो व्हेन दिस देन दिस, ऐसे टाइप का। ठीक है, तो व्हेन में इसका क्या आउटपुट लिखेंगे, 5,000 से नीचे है तो वेरी लो सैलरी। ठीक है, उसी तरह फिर से इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं 2-3 बार। अगर यहाँ फिर से लिखते हैं सैलरी अगर 5,000 से ज़्यादा है एंड सैलरी लेस देन है आपका, मान के चलो 30,000। ठीक है, 5,000 से ज़्यादा है और 30,000 का, यानी इसके रेंज में 5,000 से 30,000 के बीच में है, तो या फिर इसको 20 करते हैं, तो ये हो गया लो सैलरी। ठीक है, उसी तरह इसको फिर से कॉपी पेस्ट करते हैं, और मान लो कि ये 20,000 से ज़्यादा है और ये 40,000 से कम है, 20 से 40 के बीच में है, तो एवरेज सैलरी। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से आप अपना एक खुद का कॉलम, ये अलग से एज ए कॉलम आएगा। ठीक है, और करते हैं, मान लो इसका 40,000 से ज़्यादा है एंड 70,000 है, तो इसका लिख सकते हैं गुड सैलरी।
और अगर उस 70,000 से ज़्यादा है तो यहाँ सीधा एल्स भी लिख सकते हो, क्योंकि उसके ऊपर तो हम कितना लिमिट डालेंगे, हो सकता है 70,000 से ऊपर 1 लाख हो, 2 लाख हो, तो हम लिमिट तो डाल नहीं सकते, इसलिए एल्स डालते हैं। यानी 70,000 से ऊपर जो कुछ भी है वो सारा एल्स में यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो। वेरी गुड सैलरी या फिर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका कॉलम का एक अलियास दे देंगे, मान लो ए बी सी डी कुछ भी डालना है एज दे करके, कि यहाँ पे लिख सकते हैं सैलरी रीमार्क्स करके कॉलम है मान लो। कॉलम मतलब अलियास है ना। और इसको अब रन कर दो, बस इतना ही है। तो यहाँ देखो हर एक का यहाँ 24,000 है तो एवरेज सैलरी है 24,000, इसमें आ रहा है ना। 20,000 से 40,000 के, ये देखो लो सैलरी है, वेरी लो सैलरी है ना। किसी का ज़्यादा सैलरी है ही नहीं इसमें, एवरेज से ऊपर गया ही नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही अगर किसी का सैलरी अगर इसके 40,000 से ऊपर डालेंगे तो वो गुड सैलरी एंड वेरी गुड सैलरी भी आएगा। तो अगर यहाँ पे अमाउंट चेंज कर देंगे तो मान लो करके देखते हैं, चलो एक कर ही देते हैं। अपडेट टेबल, टेबल नेम सेट सैलरी इक्वल्स टू कितना रख दे, एक का 40,000 से ऊपर रखना है, नहीं तो 40,000 से ऊपर यानी मान लो 50,000 रखते हैं। वेयर एम्प्लॉय अंडरस्कोर आई डी इक्वल्स टू किसी एक आदमी का करते हैं, मान लो कि ये 104 के लिए करते हैं, और इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और एक को वेरी गुड सैलरी में डालते हैं, मान लो 105 को, ठीक है। और उसका रखते हैं 80,000 और ये दोनों को अपडेट कर देते हैं, कमिट। फिर से चलाते हैं इसको, तो यहाँ पे मुझे 104 का देखो गुड सैलरी है, इसका वेरी गुड सैलरी है। तो ये है केस स्टेटमेंट का फ़ायदा कि आप अपना एक कंडीशनल डिसाइड कर सकते हो कि कब क्या होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप यहाँ पर आउटपुट दिखाने के लिए, आप यहाँ पे अगेन इसके अंदर कोई क्वेरी लिख सकते हो, कोई और कंडीशन लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो देन में, ठीक है। मान लो कि अगर ये वेरी लो सैलरी है मान लो, तो इसके जगह पे ऐसे हार्ड कोड वैल्यू की जगह पे आप चाहो तो मैनेजर आईडी यहाँ दिखा सकते हो कि जिसका मैनेज सैलरी कम है उसका मैनेजर आईडी यहाँ पे दिखा है। अगर यहाँ पे कुछ और है तो कुछ दिखा सकते हो, जैसे कि उसका कोई सिनेरियो नहीं मिल रहा है, लेकिन आप यहाँ पर हार्ड कोड वैल्यू की जगह पे मान लो ऐसा डाल सकते हो, जहाँ जहाँ वेरी लो सैलरी है ना, वहाँ पे आप जैसे कि लेट से डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी दिखा सकते हो। ये इररिलेवेंट है मैं जानता हूँ, बट जस्ट मैं बता सकता हूँ आप कॉलम नेम भी यूज कर सकते हो देन में, तो वो कॉलम वैल्यू दिखाएगा उस एम्प्लॉय का। ओके, चूंकि ये सारे कैरेक्टर हैं तो ये भी कैरेक्टर ही चाहिए उसको, तो आपको इसको टू कैर करना पड़ेगा, सब एक एक डेटा टाइप होने चाहिए, ठीक है। तो देखो एक जगह जहाँ जहाँ पर 5,000 से नीचे सैलरी है वहाँ वहाँ डिपार्टमेंट आईडी दिखाएगा, है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग यहाँ सिर्फ ये कैरेक्टर ही दिखा सकते हैं देन में, उसके बदले में कोई कॉलम दिखा सकते हैं। कोई कॉलम प्लस उसके बाद कॉन्केटिनेट करके कोई दूसरा कॉलम या कुछ भी लिख सकते हैं, जो नॉर्मली हम लोग इधर लिखते हैं वो चीज़ आप यहाँ लिख सकते हो। या फिर आप डायरेक्टली कोई नंबर लिख सकते हो, जैसे कि मान लो कि इसको एक काम करते हैं, इसको पहले रिस्टोर करते जैसा था वैसा, या फिर इसके अंदर फिर से एक केस स्टेटमेंट अगेन लिख सकते हो, वो मैं बताता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं इसको वापस से कॉपी पेस्ट करते हैं, एंड इस बार सैलरी की जगह पे इसको पहले क्वेरी करके देखता हूँ और कौन कौन से कॉलम को यूज कर सकते हैं, कोई नया सिनेरियो एग्जांपल के लिए सोचते हैं। सिर्फ सैलरी पे तो हो गया, यहाँ पे कमीशन है ना। कमीशन पे भी हम लोग कुछ कुछ लॉजिक लिख सकते हैं कि
ठीक है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कमीशन पे कुछ लिखते हैं। ठीक है, इसमें और भी है, बहुत तरीके से हम लोग केस स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। पहला तो आपको बताया कि यहाँ पे आप कोई हार्ड कोड वैल्यू ले सकते हो। दूसरा मैंने बताया कि आप यहाँ पे कोई कॉलम ले सकते हो, या फिर दो तीन कॉलम का कॉम्बिनेशन कॉन्केटिनेट लिख सकते हो, कोई एक्सप्रेशन लिख सकते हो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और और फिर यहाँ पे जरूरी नहीं कि कैरेक्टर, यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो 1 2 3 दिखा सकते हो, कुछ भी। एंड यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 ऐसे दिखा सकते हो। मतलब 1 2 3 4 दिखाएगा अगर ऐसा है तो, ऑर्डर इसका। फिर आप यहाँ पे अगेन एक और केस स्टेटमेंट लिख सकते हो। फिर एक और तरीका है, यहाँ पे आप दूसरा एंड कंडीशन लिख सकते हो कि अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे तब ये वैल्यू हो। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके करते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, ये ज़्यादा कंडीशन रहेगा तो कंफ्यूज करेगा, तो अभी दो ही रखते हैं। ठीक है, ऊपर वाला तो समझ में आ गया। यहाँ पे सैलरी के जगह पे लिखते हैं ऐसा, सैलरी अगर 5,000 से नीचे है, एंड कमीशन अंडरस्कोर पीसीटी इज नल, अगर वो नल है तो यहाँ आउटपुट में क्या दिखाना है? तो यहाँ पर आउटपुट में आप दे सकते हो सैलरी विथ विदाउट कमीशन। ठीक है, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी लिख सकते हो कि या ऐसा, लो सैलरी विदाउट कमीशन। ठीक है, उसी तरह आप यहाँ पे लिख सकते हो कि यहाँ सैलरी 5,000 और 20,000 से कम है, मतलब उसके बीच में है। और ये तीसरा कंडीशन यहाँ डाल सकते हो कि नेक्स्ट क्या था, वो वेरी लो है ना, तो ये कर देते हैं इसको वेरी लो सैलरी। और ये हो गया लो सैलरी विदाउट कमीशन। ओके, एंड इसी दो का दो सेट और बनेगा, जैसे विथ कमीशन एंड विदाउट। यहाँ पर वापस से पेस्ट करता हूँ कि सैलरी 5,000 से कम है विदाउट कमीशन, फिर सैलरी 5,000 से कम है विथ कमीशन, तो इज नॉट नल करके यहाँ पर डाल दो, एंड यहाँ पर लिख देंगे विथ कमीशन। उसी तरह इसका वापस से कॉपी पेस्ट करते हैं। तो इस तरह से आप कितना भी कॉम्बिनेशंस बना सकते हो, कि जैसे सैलरी 5,000 से 20,000 है एंड कमीशन इज नल, तो यहाँ लिखेंगे लो सैलरी विदाउट कमीशन। फिर 5,000 से 20,000 है लेकिन कमीशन इज नॉट नल, तो इसको लिख सकते हैं लो सैलरी विथ विथ कमीशन। यानी इज नॉट नल है तो आपको बताया था ना कि चेक करते हैं कि कमीशन है या नहीं, वैल्यू है कि नहीं उस कॉलम में, इज नॉट नल का यूज है। तो वैल्यू अगर नॉट नल है मतलब कुछ ना कुछ तो वैल्यू है, इस मीन्स कि सैलरी विथ कमीशन है। और यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं ऐसा, अभी कुछ डिफाइंड नहीं है, जैसा यूजर्स बोलेगा कि मुझे ऐसा आउटपुट चाहिए वैसा दिखा सकते हैं। ये जस्ट ऐसे ही एक एग्जांपल समझाने के लिए। यहाँ कॉमा छूट गया। ठीक है, तो यहाँ देखो एक सिंपल वाला था जो पहले हमने डिस्कस किया था, लो सैलरी। अभी इसी में लो सैलरी में देखो यहाँ पे और भी लिखा है कि क्या इसमें कमीशन है या नहीं है, तो सैलरी विदाउट कमीशन है ये सारे, है ना, ये विदाउट कमीशन है, विदाउट कमीशन है। विथ कमीशन वाला कोई नहीं है क्या? है, ये देखो ये भी लो सैलरी है लेकिन विथ कमीशन है, यानी इसके कमीशन कॉलम में वैल्यू है कुछ ना कुछ। तो आप ऐसा लिख सकते हो। फिर इसको और भी दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो कि मान लो ऐसा कॉपी पेस्ट इसको वापस से करते हैं कि टोटल सैलरी निकालते हैं। मान लो ये सैलरी रिमार्क्स, इसके जगह पे मैं चाहता हूँ कि टोटल सैलरी उस बंदे का क्या है। ठीक है, तो टोटल सैलरी कैसे निकालेंगे कि सैलरी जो है सो है ही, एंड साथ ही साथ उसमें अगर कमीशन है तो वो ऐड करके टोटल सैलरी बताओ मुझे। तो अगर कमीशन इज नल है तो फिर ओनली सैलरी यहाँ पर आउटपुट में दिखाओ। और अगर कमीशन इज नॉट नल है, यानी कमीशन अवेलेबल है, तो यहाँ पे सैलरी प्लस, हाँ, बस इतना ही करना है इसमें।
ये दोनों हटा दो। सिंपल। तो कमीशन अगर नहीं है तो सिर्फ सैलरी दिखा दो आउटपुट में, अगर कमीशन है तो सैलरी प्लस कमीशन दैट इज टोटल सैलरी। तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो केस स्टेटमेंट को, देखो ऐसे। ठीक है। अगर फॉर रेफरेंस अगर यहाँ पर मैं कमीशन कॉलम अलग से ले लेता हूँ जस्ट ये समझने के लिए कि एक्चुअली में ऐड हो रहा है या नहीं, तो यहाँ देखो ये कमीशन नहीं है, इसलिए ये सैलरी और ये दोनों सेम है। जहाँ पे कमीशन होगा वहाँ पर वो ऐड होके आएगा, देखो जहाँ जहाँ पॉइंट में इट मीन्स वो है ही, क्योंकि सैलरी है ना। तो इस तरीके से भी आप केस स्टेटमेंट को यूज कर सकते हो। ठीक है। अभी इसमें केस स्टेटमेंट में मैं आपने जाना कि यहाँ पर कैरेक्टर नंबर या फिर कॉलम कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल एंड कंडीशन या और कंडीशन ले सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर इटसेल्फ एक केस स्टेटमेंट हो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, उस पर बात करेंगे, है ना। तो उसके लिए पहले मुझे ये क्वेरी में देखना होगा वापस कि मैं क्या एग्जांपल बताऊं। हम्म, 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 हम्म। ऐसा कोई खास सिनेरियो नहीं है। ठीक है। बट इसी से काम चलाना है, बाद में कभी एक टेबल बना लेंगे कोई अच्छा सिनेरियो देख के, जब हम लोग टेबल क्रिएशन वाला काम करेंगे तब। ठीक है। तो चलो इसके ऊपर वापस से इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। एंड यहाँ पे मैं फिर से एक रिमार्क्स टाइप का ही निकालते हैं, ठीक है। कि अगर सैलरी कम है, यानी अगर सैलरी, इसका ज़्यादा ब्रैकेट नहीं रखते, अगर 50,000 से नीचे है तो क्या होना चाहिए, और अगर सैलरी 50,000 से ऊपर है तो क्या होना चाहिए, ये देन में दोनों जगह खाली रखता हूँ। ठीक है। अभी दोनों जगह हम लोग को वैल्यू कुछ पुट करना है। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि इटसेल्फ एक केस स्टेटमेंट रहेगा। तो आप यहाँ पर फिर से ऐसा स्टार्ट कर सकते हो, केस एंड, और बीच में लिख सकते हो व्हेन, जैसे लिखते हैं फॉर्मेट, व्हेन अगर जॉब आईडी, जॉब अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू कोई अगर प्रोग्रामर है, आईटी प्रोग्रामर है ना, देन यहाँ पर बोल सकते हो कि प्रोग्रामर्स गेटिंग लेस सैलरी, और फिर यहाँ पर एंड। और अगर ये प्रोग्रामर नहीं है तो क्या होना चाहिए, तो इसका भी एल्स लिखना होगा ना, कि 50,000 से नीचे तो है सैलरी, लेकिन अगर वो प्रोग्रामर नहीं कोई और है जॉब आईडी उसका, तो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एल्स में कि बाकी सब के लिए अपने को मतलब नहीं, मुझे सिर्फ आईटी प्रोग्रामर का देखना है कि सैलरी उसका कम है कि नहीं। तो अगर वो आईटी प्रोग्रामर नहीं है, जैसे कि यहाँ पे कोई क्लर्क है या कोई भी चीज़ है, तो लिख सकते हो कि सैलरी लुक्स फाइन, है ना। सिमिलरली यहाँ पे आप यहाँ पर वापस से इसको पेस्ट कर दिया, इसके अंदर भी एक केस स्टेटमेंट, स्ट्रक्चर वही है, केस और एंड, और बीच में व्हेन देन का फंडा, और लास्ट में एल्स। एल्स आप ऑप्शनल है, एल्स लगाओ या ना लगाओ, लेकिन हैंडल करोगे तो अच्छा रहेगा कि अगर कोई कंडीशन इधर सेटिस्फाई नहीं किया तो वो एल्स में जाएगा। तो यहाँ पे अगर मतलब 50,000 से ऊपर है और आईटी प्रोग्रामर है, तो प्रोग्रामर्स गेटिंग वेरी गुड सैलरी। एंड अगर वो दूसरा कोई है, मतलब क्लर्क है या कोई और है, तो उसका लिख सकते हैं कि सैलरी इज, सैलरी लुक्स टू हाई, मतलब कुछ ज़्यादा ही सैलरी है इन लोग का, क्लर्क का, है ना। तो इस तरीके से आप बना सकते हो कि यहाँ पर इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, सैलरी कैटेगरी या फिर सैलरी
अगेन रिमार्क्स रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो जो रखना है। ठीक है, एंड इसको रन करो। और इसका बेस स्ट्रक्चर तो आपको पता है। तो ये तो दो ही में आएगा। देखो मैंने क्या डाला है, इसमें एल्स का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बोला सैलरी या तो 50,000 से नीचे हो या तो 50,000 से ऊपर हो। इसके अलावा कोई ऐसा कंडीशन होगा ही नहीं जिसमें कोई ऐसा रिकॉर्ड उसके बीच में बिलोंग करेगा। हाँ, एक कंडीशन है जिसमें सैलरी नल हो। अगर नल वैल्यू है तब वो एल्स में आएगा। अदरवाइज जीरो भी होगा तो इसमें हैंडल हो जाएगा, या फिर यहाँ पे 1 लाख हो या 20 लाख हो, वो इसी में आ जाएगा। नल होगा तभी वो एल्स में आएगा। इसलिए हमेशा हमें एल्स एक हैंडल करना चाहिए कि अगर एल्स है तो यहाँ लिख सकते हैं नो रिमार्क्स डिफाइंड, ऐसा करके लिख सकते हैं कि ऐसे कैटेगरी के लिए कुछ रिमार्क्स हमने डिफाइन करके नहीं रखा है कि क्या लिखना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं केस के अंदर, केस एंड। अब इसको रन करो सिंपली। ठीक है, यहाँ पर देखो सैलरी लुक्स फाइन, मतलब यहाँ पे है हाँ 50,000 से नीचे है, और अगर क्लर्क वगैरह है उसके लिए ये है सैलरी लुक्स फाइन, यानी उन लोग के लिए ठीक है ये। उसी तरह यहाँ पर लिख रहा है कि प्रोग्रामर गेटिंग लेस सैलरी, मतलब 50,000 से नीचे है और आईटी प्रोग्रामर है वो, इसलिए उसको कम सैलरी मिल रहा है। नो रिमार्क्स डिफाइंड, देखो मिल ही गया। यहाँ पे सैलरी नहीं है क्या? सैलरी तो है, फिर ये क्यों ऐसा हुआ? ओके, ये मैंने बोला। हाँ देखो मिल गया। एग्जैक्ट इसका 50,000 है। 50,000 से नीचे यानी लेस देन 50,000, बट और यहाँ बने बोले ग्रेटर देन 50,000, लेकिन व्हाट अबाउट द 50,000? तो इसलिए मुझे यहाँ पर कहीं पे एक कंडीशन डालना होगा, लेस देन इक्वल्स टू 50,000, ताकि 50,000 और 50,000 के नीचे सभी एक कैटेगरी में आ जाए। इसलिए ये देखो यार नो रिमार्क्स डिफाइन करके आया, क्योंकि उसका एग्जैक्ट 50,000 था। तो नल के साथ साथ ये भी हैंडल हो गया था एल्स पार्ट में। ठीक है, तो अभी वापस से रन करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, क्योंकि सैलरी किसी का नल है ही नहीं। ये अब कहीं नहीं दिखेगा नो रिमार्क्स वाला। ठीक है, ये देखो 50,000 के लिए आ गया गेटिंग लेस सैलरी। उसी तरह टू प्रोग्रामर गेटिंग वेरी गुड सैलरी, सैलरी लुक्स फाइन, इस तरह से बहुत सारा है ना। एक और आ गया नो रिमार्क्स डिफाइंड। अच्छा, मैंने अपना नाम से डाला, मुझे कुछ सैलरी नहीं मिल रहा, नल है, तो उसके केस में आया नो रिमार्क्स डिफाइंड। तो ये केस स्टेटमेंट समझ में आया कैसे यूज करते हैं अलग अलग तरीके से, सिंपल। अब जो कुछ भी कंडीशन यहाँ डाल सकते हो, फिर यहाँ पे भी देन में भी कुछ भी एक्सप्रेशन लिख सकते हो, कॉलम नेम लिख सकते हो, जैसे आप यहाँ ऊपर में लिखते हो वैसे ही आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, इसमें डाउट है किसी को? ठीक है, इसको मैं साइड में रखता हूँ, बाद में शेयर करूँगा। नेक्स्ट है डी कोड। अभी डी कोड कैसे यूज करते हैं, इसको दूसरे टैब में लेता हूँ, एंड इतना सारा पहले हटाता हूँ। ठीक है, डी कोड में हम लोग लिखते हैं इतना इसमें, जैसे इसमें कितना हमारे पास मतलब फीचर है कि हम लोग कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं, मल्टीपल एंड कंडीशन लिख सकते हैं, लेकिन डी कोड में ऐसा लेस देन, ग्रेटर देन, या कोई रेंज, या फिर सैलरी यहाँ पर ऐसा बिटवीन लिख सकते हैं ना, यहाँ के 0 and 5,000 ऐसे भी लिख सकते हैं कि सैलरी अगर 0 से 5,000 है, मतलब यहाँ पर जैसे मैंने लेस देन इक्वल टू को फंडा में लिखा, इसको मैं दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकता हूँ, करेक्ट, कि सैलरी बिटवीन करके, करेक्ट, कि 5,000 एंड 20,000, इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि सैलरी अगर 5,000 और 20,000 के बीच में है क्या। इसका भी वही मतलब है, इसका भी वही मतलब है। तो इस तरह यहाँ पर बहुत सारा हमें मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है कि अलग अलग तरीके से कंडीशन लिख सकते हैं, बट डी कोड में वैसा नहीं है। ठीक है, डी कोड हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे डी कोड, एंड ब्रैकेट में लिखो इसमें आपको एक कॉलम लेना होगा, जैसे कि यहाँ सैलरी है, कॉमा, अगर
सैलरी में वैल्यू है 5000। देन आपका दिखाने का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर आप लिखोगे वेरी लेस सैलरी। फिर इसके बाद कॉमा, ये से एक तरह से ये व्हेन है और ये देन है। फिर यहाँ पर अगेन या व्हेन लिख सकते हो कि सैलरी क्या क्या है ज़रा देख तो लो। सैलरी है 24,000 है, 9,000 है, 50,000 है, तो मान लो 5,000 है तो ऐसा। और या फिर सैलरी हटाते हैं, एक काम करते हैं यहाँ पर रखते हैं जॉब आईडी। नहीं, सैलरी रखते हैं उस, क्योंकि मुझे एक चीज़ समझाना था, रहने दो। ठीक है, 5,000 के बाद मान लो कि यहाँ पे 24,000 रखता हूँ वेन में, और देन में यहाँ लिखते हैं कि गुड सैलरी। और फिर अगर कुछ नहीं रखना है, लास्ट में एल्स पार्ट लिखना है, तो सिर्फ यहाँ एल्स में लिख दो कि नॉट डिफाइंड करके, या रिमार्क्स नॉट डिफाइंड। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में इसका कॉलम अलियास दे दो कि रिमार्क्स करके। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपका डी कोड का। ठीक है, इसमें भी वही करता है जो इसमें कर रहा है, कि मतलब वैल्यू के बेसिस पे आप उसका अपना आउटपुट, जो नहीं आउटपुट, यहाँ यहाँ पर आप हार्ड कोड के जगह पे कॉलम ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ले रहे थे, है ना। लेकिन इसमें डिफरेंस यही है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है समझने में, मतलब देखने में, कि आप देख एक बार में देखोगे तो समझोगे नहीं। पहले आपको यहाँ पेयरिंग पेयरिंग है, जैसे ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, और ये लास्ट वाला जो है वो एल्स पार्ट है। आपको देख के ऐसे अंदाज लगाना होगा, अच्छा ये वेन है और ये देन है, जैसे यहाँ था ना वेन और देन। तो ये वेन मतलब किससे वेन, मतलब सैलरी से, कि अगर सैलरी 5,000 है तो ये। फिर से यहाँ अगर सैलरी 24,000 है तो ये। अगर इस दोनों के अलावा कुछ भी है सैलरी तो ये। समझ रहे हो। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर है। इसमें स्पेशली यहाँ व्हेन देन के फॉर्मूला में लिखते नहीं है। और सबसे इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि आप इसमें एग्जैक्ट सिर्फ वैल्यू मैच करता है कि अगर सैलरी 5,000 है तो ये। आप यहाँ पर लेस देन 5,000, ग्रेटर देन 5,000 या रेंज बिटवीन करके कुछ नहीं लिख सकते। सिर्फ आपको यहाँ चेक करना है, वो है तो नहीं, नहीं है तो नहीं। कुछ आपका कंडीशन, स्पेशल कंडीशन आप यहाँ लिख नहीं सकते। हम्म। तो उसी तरह यहाँ पे ऐसा भी, मतलब सैलरी की जगह पे मान लो कि जॉब अंडरस्कोर आईडी यूज कर सकते हो, कि अगर जॉब आईडी आपका अ, ठीक है, ये ऐसा है एडीवीपी, तो यहाँ पर जॉब आईडी अगर ऐसा है तो उसका बदले में क्या चाहिए कि अ, यहाँ पे हम लोग उसका सैलरी डिसाइड कर सकते हैं, कि अगर ये वीपी लेवल का आदमी है तो उसका सैलरी क्या होना चाहिए। काम करते हैं, इतना हटाते हैं। ठीक है, कि जॉब आईडी अगर वीपी लेवल का आदमी है तो उसका मिनिमम सैलरी क्या होना चाहिए, मिनिमम मतलब एक रिमार्क्स के तौर पे। तो मान लो कि 4 लाख, है ना। और अगर जॉब प्रोग्रामर है, यानी फिर से पेस्ट करो ऐसा कॉमा, यानी दिस इज व्हेन। और तो इसका देन क्या होना चाहिए कि सैलरी, एक आईटी प्रोग्रामर का मिनिमम सैलरी कितना होना चाहिए, तो 50,000 रुपया। उसी तरह अगर जॉब मैनेजर है तो यहाँ पर फिर से ऐसे मैनेजर डालो, और उसका मिनिमम सैलरी कितना होना चाहिए, तो मान लो कि 1 लाख होना चाहिए। और अगर अदर्स है तो उसका मिनिमम सैलरी कितना होना चाहिए, तो फिर से डायरेक्ट वैल्यू डाल दो कि 30,000 के आसपास तो होना ही चाहिए सबका। ठीक है, ऐसा। तो ये हो गया व्हेन, देन, व्हेन, देन, व्हेन, देन, और ये लास्ट वाला एल्स। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना है कि ये जो देन वाला पार्ट जहाँ जहाँ है, वो सारा का डेटा टाइप एक ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने नंबर लिया शुरुआत में, तो इस सब जगह अब नंबर ही होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आके हम इसको ऐसे कैरेक्टर कर दें। देखने में तो नंबर है, लेकिन सिंगल कोट है तो वो नंबर नहीं है, तो वो एरर देगा। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसा ही था, कुछ देर पहले आपने देखा भी होगा कि यहाँ पे जो भी लिया है देन में, वो सारे एक डेटा टाइप होना चाहिए। अगर कोई न्यूमेरिक ले भी रहे हो तो उसको टू कैर करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर रिमार्क्स में लिख सकते हैं कि मिनिमम अंडरस्कोर सैलरी अंडरस्कोर रिक्वायर्ड, ऐसा करके कॉलम बना सकते हो। और जब यूजर को डेटा मांगेगा तो आप दे दोगे।
ऐसा करके। तो कि मिनिमम सैलरी इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है। और मान लो इसके साथ में यहाँ कॉमा में ले करके ये जॉब आईडी भी प्रिंट करते हैं। तो यहाँ देख लो वीपी लेवल है तो उसका इतना सैलरी होना चाहिए, प्रोग्रामर लेवल है तो उसका सैलरी इतना होना चाहिए, मैनेजर का मिनिमम 1 लाख तो होना ही चाहिए। लिख कॉलम का नाम है मिनिमम, मतलब इतना होना चाहिए। क्या है वो नहीं देख रहे हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। और अगर कोई और है तो उसका 30,000 होना चाहिए उसके अलावा उसका, या फिर डिफाइन नहीं है फिलहाल, इतना मान के चल रहे कि 30,000 तो होना ही चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग डी कोड एंड केस स्टेटमेंट यूज करते हैं, ठीक है। अभी इसमें एक मिनट, इसको मैं पहले कॉपी करता हूँ। इसको और कहाँ यूज कर सकते हैं डी कोड एंड केस को? डी कोड एंड केस को हम लोग सिर्फ सेलेक्ट स्टेटमेंट में ही यूज नहीं करेंगे, हम लोग वेयर क्लॉज में भी यूज कर सकते हैं कंडीशन फिल्टर करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ कैसे यूज करेंगे देखते हैं, ठीक है। वहाँ कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे सिनेरियो ऐसा देखना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं वेयर क्लॉज में, ठीक है। वेयर, यहाँ पर आप लिख लो पहले जो स्टेटमेंट लिखना है मैच कराने के लिए कि सैलरी उसका क्या एग्जांपल लूँ? हाँ ठीक है। तो जॉब आईडी के हिसाब से और सैलरी के हिसाब से कॉम्बिनेशन से देखते हैं, ठीक है। तो पहले इसको क्वेरी करते हैं ताकि एग्जांपल देखें। तो यहाँ पर सबसे पहले केस एंड, यहाँ लिखेंगे व्हेन, अगर जॉब आईडी उसका आईटी प्रोग्रामर है, जॉब आईडी इक्वल्स टू आईटी प्रोग्रामर, एंड उसका सैलरी अगर लेस देन 30,000 है, ठीक है। तो यहाँ पर देन में लिखता हूँ मान लो 1, ठीक है। और इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एक बार और, कि अगर आईटी प्रोग्रामर है और उसका सैलरी ग्रेटर देन 30,000 है तो उसका लेते हैं 0, ठीक है। एंड सिमिलरली एक दोनों को कॉपी पेस्ट फिर से कर लेते हैं और आईटी प्रोग्रामर के जगह पे इस बार अकाउंट वाले को रखते हैं, ठीक है। कि अगर अकाउंट वाले हैं तो और उसका सैलरी अगर 5,000 से नीचे है तो 1, और अगर 5,000 से ऊपर है तो 0, और बाकी सब के लिए एल्स में 0, ठीक है। और इसको पूरे को ऐसे ब्रैकेट में ले लो, ये हो गया मेरा राइट हैंड साइड, ठीक है। इसको ऐसे इधर कर दो, वेयर यहाँ लिखेंगे 1 इक्वल्स टू, एग्जाम्पल है आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। या फिर यहाँ पे आप एम्प्लॉय आईडी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो कंडीशन में। तो ये मैं ऐसे कंडीशन लिख रहा हूँ, वेयर वेयर 1 इक्वल्स टू 1, इधर राइट साइड में उसको जब जब 1 मिलेगा तब तब ही वो सेटिस्फाई करेगा, जब जब 0 मिलेगा तो वो वाला रिकॉर्ड के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा। करेक्ट, हम लोग यूजुअली ही देखते हैं ना, ज्वाइनिंग कंडीशन में दोनों साइड का जब मैच करता है तब वो रिकॉर्ड को हम लोग आउटपुट के लिए रेडी करते हैं कि वो आउटपुट में आएगा। जो रिकॉर्ड के लिए दोनों साइड का लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड मैच नहीं करता है उसको हम लोग नहीं लेते हैं आउटपुट में, करेक्ट। तो यहाँ पे 1 इक्वल्स टू 1 कहाँ कहाँ है, यहाँ पे है। तो ये इसका मतलब ये कंडीशन जब मैच करेगा तभी वो 1 देगा, और 1 देगा तो ये 1 1 से मैच हो जाएगा, तो वो करंट एक रिकॉर्ड सेटिस्फाई हो जाएगा कि ये रिकॉर्ड मुझे आउटपुट में दिखाना है। तो आउटपुट में दिखाने के लिए इसको क्या चाहिए कि अगर आईटी प्रोग्रामर है और सैलरी 30,000 से कम है, तो यहाँ पर हमको देखते हैं कि आईटी प्रोग्रामर है 30,000 से कम है, ये वाला देखो सैलरी इसका 9,000 है। तो इसका आउटपुट
क्या आएगा 1, यानी पूरे केस स्टेटमेंट का आउटपुट 1 है फॉर दिस रिकॉर्ड ओनली। हाँ, सिर्फ एक रिकॉर्ड के लिए, एक रिकॉर्ड के लिए ये पूरे स्टेटमेंट का वैल्यू है 1। तो 1 इक्वस टू 1, यानी इधर भी 1 है और यहाँ भी 1 दे रहा है ये पूरा एक्सप्रेशन। तब ये मैच करेगा तो ये रिकॉर्ड तो आएगा आउटपुट में, याद रखना 103 वाला एलेक्जेंडर 1। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर 1 कहाँ है, तो अगर अकाउंट्स में और 5,000 से कम है, अकाउंट्स यहाँ पे 5,000 से कम है, यानी ये वाला देखो नहीं आएगा, ये 9,000 है, ये 200 है ना। तो ये सब नहीं आएगा क्योंकि ये 5,000 से ज़्यादा है। 5,000 से ज़्यादा वाला कंडीशन ये है और उसके लिए ज़ीरो है यहाँ पे, तो 1 इक्वस टू 0 ये मैच नहीं करेगा, तो ये रिकॉर्ड नहीं आएगा, ये रिकॉर्ड नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। तो अकाउंट्स में जिसका 5,000 से कम है, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई है भी, नहीं है। ठीक है, तो ऐसे इसका मतलब अकाउंट्स का कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। तो इसी तरह से ये हर एक रिकॉर्ड को चेक करेगा। अब यहाँ पर मैंने एल्स में 0 लिखा है, मतलब कि मैंने बोला कि आईटी प्रोग्रामर और अकाउंट्स के लिए 1-1 है, लेकिन वो भी सारे कंडीशन ने, सिर्फ 30,000 से कम है तब, 5,000 से कम है तब, यानी इसको एक काम करते हैं 8,000 कर देते हैं। ठीक है, 9,000 वाला है ना, तो कुछ तो रिकॉर्ड आएगा। ठीक है, अब मैंने बोला कि आईटी प्रोग्रामर और एफआई अकाउंट का छोड़ करके जो भी रिकॉर्ड है, जैसे वीपी, प्रेस, क्लर्क, उन सब के लिए 0, मतलब वो रिकॉर्ड चाहिए ही नहीं। 0 मतलब मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि सीधा 0, तो 1 इक्वस टू 0, यानी इन दोनों के अलावा कोई भी तरह का आएगा कि अगर मान लो एमजीआर आया तो उसके लिए कुछ चेक ही नहीं करेगा, सीधा उस एक्सप्रेशन का आउटपुट 0। तो 1 इक्वस टू 0 मतलब ये रिकॉर्ड सीधा ही गायब हो जाएगा, आएगा नहीं आउटपुट में। तो आने का संभावना सिर्फ प्रोग्रामर और अकाउंट में है, और उसमें भी सारे नहीं, सैलरी के हिसाब से। समझ में आ रही बात? तो अब इसको यहाँ पर रन करेंगे तो देखो यहाँ पर हमें वही वही चीज़ मिलेगा जैसा हमने मांगा है, कि जिसका आईटी प्रोग्रामर का सैलरी 30,000 से कम है ना। यहाँ पे मैं ये देख रहा था, मैं टेंशन में आ गया था, ये कितना ज़्यादा है फिर भी कैसे आया, वो तो मिनिमम सैलरी है। हाँ, तो जिसका 30,000 से कम है और वो आईटी प्रोग्रामर है, देखो ये तीनों 30,000 से कम है, और जिसका अकाउंट वाले हैं और जिसका 8,000 से कम है, सिर्फ वो वाले ही आएंगे। एक 9,000 वाला भी था अकाउंट में, वो नहीं आया क्योंकि उसका 0 है। तो हम लोग इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं केस स्टेटमेंट को। कई बार बहुत कॉम्प्लेक्स होता है कि फ़िल्टर आउट करना डेटा, तो इस तरीके से आप हैंडल कर सकते हो कि अपना मन चाहा एकदम बढ़िया से जितना अच्छे से लिख सकते हो यहाँ कंडीशन, और यहाँ पर उस तरीके से वेयर क्लॉज में यूज कर सकते हो। सिमिलरली डी कोड को भी ऐसे कॉपी पेस्ट कर दो, और यहाँ पर 40,000 के जगह पे जहाँ जहाँ देन देन है वहाँ पर 1010 कर दो कि कौन वाला कंडीशन में चाहिए, कौन वाला कंडीशन में नहीं चाहिए, और इस साइड 1 लिख दो। 1 क्या, इधर मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ 5 लिखें तो हमें हर जगह यहाँ 5 5 लिखना होगा, सिंपल। तो ये 5, और जहाँ जहाँ 5 मैच करेगा एक्सप्रेशन का, वहाँ वहाँ वो आउटपुट देगा, सिंपल। ऐसा कुछ नहीं है कि 1 ही लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लिख सकते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी, कि जिसका ये एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू व्हाट, तो ये एम्प्लॉय आईडी, और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, वही आएगा आउटपुट। यहाँ एम्प्लॉय आईडी मैंने दिया ही नहीं है तो मैच ही नहीं करेगा। तो एम्प्लॉय आईडी मतलब 103, यहाँ पर 103 है और यहाँ पर भी 103 देगा, वो यहाँ पर 0 देगा, तो 0 और 103 मैच नहीं करेगा तो वो नहीं देगा। तो यहाँ पर आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हुआ, इसमें डाउट है? ये सब रियल टाइम में बता रहा हूँ, ये आपको डे टू डे केस स्टेटमेंट यहाँ ऊपर या फिर यहाँ पर डी कोड या फिर कभी नीचे यहाँ लिखना पड़ सकता है। कॉम्प्लेक्स इस तरह का, इसका ये जो मैंने लिखा है केस स्टेटमेंट, इसका क्या मतलब है, यूजर क्या बोलेगा कि आप ऐसा लिखोगे? यूजर आपको कुछ बोलेगा ना, अपने मन से तो लिखोगे नहीं कि मुझे ऐसा एक्सेल बना करके दो, या फिर आपको एक प्रोग्राम में ऐसा लिखो कि आउटपुट उसका ऐसा आए। तो यूज़र कुछ बोलेगा ना, तो यूज़र बोलेगा कि नहीं, एक काम करिए, मुझे वैसा चाहिए, और वो रिकॉर्ड चाहिए जिस जिस रिकॉर्ड में प्रोग्रामर्स की सैलरी 30,000 से कम हो और अकाउंट वाले का सैलरी 8,000 से कम हो, और बाकी मुझे कोई बंदे का नहीं चाहिए, सिर्फ वही दोनों का चाहिए। तो कोई बंदे का नहीं चाहिए मतलब एल्स में 0। अब उसने स्पेशली बोला है कि प्रोग्रामर का सैलरी 30,000 से कम हो,
तो यहाँ पर इसलिए मैंने ऐसा लिखा कि अगर यहाँ पर एंड कंडीशन लिखते तो कैसे लिखते कि एक बार आपको कितना इफ एल्स लिखना पड़ता। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे, वन को छोड़ दो, मान लो केस स्टेटमेंट हटाते हैं, उसके जगह पे मैं अगर यही चीज़ को एंड कंडीशन जो नॉर्मल एंड कंडीशन लिखते हैं उसमें कैसे लिखते, तो उसमें आपको ऐसा लिखना पड़ता कि ये वाला पार्ट को कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो वेयर क्लॉज में, है ना, ऐसा लिखना पड़ता। फिर यहाँ लिखना पड़ता एंड ये वाले को कॉपी पेस्ट करो, करेक्ट। लेकिन ये एक बार में तो ट्रू होता नहीं, एक बार में तो सारा सेटिस्फाई नहीं होगा, तो आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा कि इसको ये पूरा एज ए वन कंडीशन, मतलब दोनों एक साथ ट्रू होने चाहिए, और फिर ये दोनों एक साथ ट्रू होना चाहिए, इसको ब्रैकेट में आप ऐसे लिखोगे, फिर तब जा कर के आपका ये आउटपुट उस हिसाब से आएगा। अच्छा एंड यहाँ लिख दिया, ये हटा दो, हाँ ठीक है। उसी तरह फिर बोलेगा कि नहीं मुझे एक और चाहिए कंडीशन, तो इस तरह से आपको और लिखना होगा कि एफ आई अकाउंट के जगह पे एफ आई क्लर्क लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको ये आउटपुट लिखना होगा, मतलब एंड कंडीशन आप यहाँ लिख सकते हो, बट मेनी टाइम्स देखो आउटपुट सेम है। मेनी टाइम्स आपका ये जो है ना, इसको एंड कंडीशन में हैंडल करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए क्योंकि आप जो वेयर क्लॉज लिख रहे हो, वेयर क्लॉज में तो आपका ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ इसी को लिखना है, वेयर क्लॉज में आपको यूजुअली बहुत सारा ऑलरेडी अलग अलग कंडीशंस होंगे दुनिया भर का, ढेर सारा एंड कंडीशन होगा, फिर यहाँ पर आप ढेर सारा टेबल्स इधर ज्वाइन करोगे, करेक्ट, फिर उसका ढेर सारा ज्वाइनिंग होगा, तो ऑलरेडी वो एंड कंडीशन 8-10 लाइन का होगा, उसके ऊपर से फिर ये 8-10 लाइन का एंड करोगे, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि कौन वाला पहले रन होगा कैसे रन होगा। इसलिए इस सबको एक साथ कर दो ऐसा सिंपल, और समझ में भी आएगा इजली। ये तो अभी भी सिंपल है, कई बार ये बहुत सारा एंड कंडीशंस होता है यहाँ पे भी, और वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए केस स्टेटमेंट में यूज करते हैं हम लोग। आप ऐसे भी लिख सकते हो, समझे ना। तो ये नहीं कि इसी के लिए आप मतलब आपको रियल टाइम ऐसा सिनेरियो आएगा तो आप ऐसा कंडीशन लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आप वेयर क्लॉज में भी यूज कर सकते हो। केस एंड डिकोड समझ में आया ना। कुछ डाउट है तो बोलो, ये बहुत जल्द फ्रिक्वेंटली यूज चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट है एनवीएल। एनवीएल बहुत छोटा सा है, सिंपल चीज़। ये सारा चीज़ हटा देता हूँ। एनवीएल में सिंपली है कि बस जहाँ जहाँ नल है वहाँ वहाँ उसके बदले में वो वैल्यू आपको कुछ दिखाना है क्या, वहाँ पे आपको एनवीएल यूज करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सैलरी है, फिर यहाँ पे कमीशन अंडरस्कोर परसेंटेज है पीसीटी, एंड अगर इसी को कॉपी पेस्ट करके वापस लिखे और इसमें एनवीएल लगा दे कि एनवीएल में क्या होता है कि कॉलम का नाम दीजिए, और अगर जो नल होगा उसके बदले में रिप्लेसमेंट वैल्यू आपको क्या दिखाना है, तो यहाँ लेट से कि ज़ीरो। आप जीरो इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये न्यूमेरिक है, अगर ये कैरेक्टर वैल्यू होता तो आपको यहाँ सिंगल कोट में दिखाना होता, ठीक है। तो ये न्यूमेरिक है इसलिए आपको इसका रिप्लेसमेंट वैल्यू भी न्यूमेरिक देना होगा, ठीक है। तो इसको रन करके देखोगे तो यहाँ नल है लेकिन उसके बदले में देखो जीरो दिखा रहा है, और जहाँ वैल्यू है तो वहाँ तो रहेगा ही। उसी तरह सैलरी में भी कर सकते हो कि यहाँ पर जहाँ नल है यहाँ पर आप बदले में जीरो, क्योंकि ऐसे भी सैलरी नल है मतलब कि उसको सैलरी नहीं ही है, तो जीरो तो दिखा ही सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये एनवीएल है, मतलब रिप्लेस करने के लिए, जहाँ हैंडल करने के लिए कई बार वो जो कंडीशंस में काम आता है ज्वाइनिंग के टाइम में। जैसे कि ये वाला क्वेरी में अगर आप देख रहे होगे, यहाँ जो इसको अगर रन करें, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सैलरी, करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे वेरी गुड सैलरी की जगह पे एक और यहाँ पे एंड कंडीशन यहाँ से डाल दूँ, ठीक है, और यहाँ पर लिख दूँ कि 70,000 से एवब,
तो 70,000 के एबव तो कुछ भी हो सकता है। तो एल्स पार्ट में तो वो कभी आएगा नहीं, एल्स की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो, 5,000 से कम है, 5,000 से ज़्यादा है, अगर कम के जगह पे यहाँ इक्वल्स टू डाल दिया तब तो वो एल्स में नहीं आएगा, जहाँ जहाँ पे भी ऐसा है। यानी 5,000 और 5,000 से नीचे, और 5,000 से ऊपर और 20,000 से नीचे, फिर 20, तो जहाँ जहाँ पे लेस देन है मैं वहाँ इक्वल्स टू डालता हूँ। तो देखो, ये जीरो से लेकर के अप टू इन्फिनिटी सारा हैंडल्ड है नंबर्स इसमें। यानी वो कभी भी इसका एल्स पार्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। एल्स पार्ट सिर्फ एक ही कंडीशन में लिख आएगा काम, इस केस में, जब मेरा वो सैलरी कॉलम का वैल्यू नल होगा। अदरवाइज मेरा यहाँ पे एल्स में नहीं आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो फिर भी मैं एल्स लिखता हूँ तो वो मेरा वाला रिकॉर्ड आएगा जिसमें मेरा सैलरी नल है। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसा कि सैलरी नल करके। ठीक है, और वापस से एक बार रन करते हैं। ठीक है, कौन वाला कॉलम था, फर्स्ट वाला ही है। तो नीचे में मेरा एक जगह होगा सैलरी नल, है ना, सिर्फ एक ही कंडीशन में आएगा ये। तो इससे अगर मान लो चाहते हो कि कहीं पे कोई कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, या फिर अगर टोटलिंग कर रहे हैं तो टोटलिंग में अगर आप मान लो कि नीचे का तीन वैल्यू को टोटल करोगे, तो ये जैसे 12,000 और 8300 और नल, तो आपको ओवरऑल ये तीनों का आउटपुट नल ही आएगा। क्योंकि आपको पहले बताया था ना हमने कि नल को आप एक्सप्रेशन में यूज करोगे तो वो पूरा नल कर देगा। तो इन सारी चीज़ों से कि नल को भी अलग से हैंडल कर ले, आप यहाँ पर सब जगह सैलरी के जगह पे आप एनवीएल करके यूज करोगे तो ज़्यादा काम आएगा आपको। ऐसे हर जगह आप ऐसे एनवीएल यूज कर सकते हो कि अगर नल है तो उसको जीरो ट्रीट करो फिर कंपेयर करो, जहाँ जहाँ नल है उसको जीरो ट्रीट करो फिर कंपेयर करो। तो हर जगह आपको ऐसे एनवीएल यूज करोगे तो आपका कंडीशन कभी भी ब्रेक नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। अब इसका एल्स की ज़रूरत नहीं है, एल्स लिखा है लेकिन सैलरी नल करके नहीं आएगा अब। ठीक है, देखो दिनेश का वेरी लो सैलरी में आया क्योंकि शुरुआत में ही वो आ गया ज़ीरो, और ज़ीरो आया तो 5,000 से नीचे है वो, तो वेरी लो सैलरी में आया। इस बार वो एल्स में नहीं आया। तो ये फ़ायदा है आपका एनवीएल का कि आप उसको हैंडल कर सकते हो कैलकुलेशंस के टाइम में। समटाइम्स जैसे कि यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे किए सम ऑफ सैलरी, है ना, तो ये नहीं, यहाँ पे नहीं, इसमें कहीं पर तो है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ले रहा है। इनबिल्ट है, ओके। तो बेटर टू हैंडल एनवीएल, एनवीएल से और इसमें कुछ नहीं है कहने के लिए। एनवीएल आप बस आप हैंडल करने के लिए, जरूरी नहीं कि वो न्यूमेरिक के लिए हो। अगर कोई वैल्यू कैरेक्टर वैल्यू है, अगर यहाँ पे मान लो कि किसी का ये वैल्यू यहाँ नहीं है, या फिर फ़ोन नंबर नहीं है, या फिर फर्स्ट नेम नहीं है, या जॉब आईडी नहीं है, मैनेजर नहीं है, जैसे इसमें देखो किसी एक में मैनेजर नहीं है ना, स्टीवन का, तो यहाँ पर आप मैनेजर आईडी के जगह पे नल में आप लिख सकते हो कि जैसे यहाँ कॉमा देके एन वी एल ऑफ मैनेजर अंडरस्कोर आईडी। अब वहाँ पर मैनेजर आईडी में आप अगर नल हो तो कौन मैनेजर होगा, तो मान लो फिर से 100 ही, वो खुद ही मैनेजर है, 100 का है मैनेजर, 100, उसका कोई मैनेजर नहीं है। तो 100 का मैनेजर देखो यहाँ 100 हो गया, अब बाकी सबका तो जो है ही। तो आप ऐसे यूज कर सकते हो, है ना। तो ये एनवीएल हो गया, इसमें और कुछ नहीं है। इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। इसी तरह डिस्टिंक्ट है, हैविंग है। डिस्टिंक्ट में बेसिकली अगर कुछ डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स है, इंटायर रिकॉर्ड को वो दो बार नहीं दिखाएगा अगर उसका ऑकरेंस दो बार है तो। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मतलब इसमें कुछ मुझे डुप्लीकेट करने पड़ेंगे, करते हैं। वेयर, पहले इसको रन करता हूँ। मान लो आईटी प्रोग्रामर का रिकॉर्ड में डुप्लीकेट करता हूँ, जॉब अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू आईटी प्रोग्रामर। ठीक है, ये 5 रिकॉर्ड है, और इसको मैं वापस से इसी टेबल में इंसर्ट कर देता हूँ, ये 5 रिकॉर्ड फिर से इंसर्ट इनटू दिस। ठीक है, 5 रिकॉर्ड इंसर्टेड। अब मैं आईटी प्रोग्रामर का रिकॉर्ड को क्वेरी करूँगा, इसको हटा देता हूँ, तो मुझे 10 रिकॉर्ड मिलेंगे, है ना, सेम सेम डबल डबल सब कुछ, एग्जैक्ट रिकॉर्ड डुप्लीकेट।
सिर्फ एक कॉलम डुप्लीकेट नहीं है, इनफैक्ट पूरा रिकॉर्ड में सारे वैल्यूज डुप्लीकेट है ना। तो अगर ऐसे कंडीशन में आप अगर ये क्वेरी करोगे कि सेलेक्ट, यहाँ पे अगर मान लो लिख लिया, यहाँ पर अगर देखें, और ये ज्वाइन, ये कंडीशन यहाँ पर मैं डाल देता हूँ वेयर क्लॉज, ठीक है, कि अगर जॉब आईडी प्रोग्रामर के लिए सेम क्वेरी अगर रन करता हूँ तो मुझे 10 रिकॉर्ड मिल रहा है, करेक्ट। तो 10 के जगह पे मैं चाहता हूँ कि जो भी आउटपुट आ रहा है उस आउटपुट का एक ही ऑकरेंस आना चाहिए। अगर वो ऐसा ऑकरेंस सेम है ऐसा, तो वो एक एक हटा दो, मतलब वो दिखाओ नहीं, टेबल में रहेगा लेकिन यहाँ मुझे एक एक एकदम डिस्टिंक्ट अलग चाहिए, तो यहाँ पर लिख सकते हो ऐसा डिस्टिंक्ट। तो वो आपको डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हटा देगा, टेबल से नहीं हटाएगा, सिर्फ आउटपुट से हटाएगा, ठीक है। आप ऐसा डिस्टिंक्ट देख सकते हो, यही इसका बेनिफिट है। अब ये डिस्टिंक्ट पूरे रिकॉर्ड के नहीं देखता है, जो कॉलम सेट लिए हो आउटपुट के लिए सिर्फ उसका डिस्टिंक्ट देखता है, ठीक है। मान लेते हैं क्यों मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी क्या था यहाँ पे अगर आप देख रहे थे स्टार करके ये वाला क्वेरी में, तो ये पूरे में डुप्लीकेट था। तो आप ये मत सोचना कि पूरा का पूरा सारे कॉलम जो हैं एक साथ डुप्लीकेट होंगे तभी मुझे डिस्टिंक्ट काम आएगा। अगर यहाँ पर कहीं पर इतना ही कॉलम का कॉम्बिनेशन डुप्लीकेट है और इधर कुछ अलग वैल्यू है तो डिस्टिंक्ट काम नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। आप जो जो कॉलम यहाँ ले रहे हो ना क्वेरी में, एक्सप्लिसिटली आप जो कॉलम लिख रहे हो उसका आउटपुट अगर डुप्लीकेट आने वाला है उसके लिए डिस्टिंक्ट है, समझ रहे हो। मैं एग्जांपल देता हूँ अभी, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे लेता हूँ डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, और सिर्फ इतना ही रन करते हैं विदाउट फिल्टर। ये कितना रिकॉर्ड है यहाँ पर देखो, 110, क्योंकि इस पूरे टेबल में 110 रिकॉर्ड है, ठीक है। यहाँ पर देखो 110 है ना, तो 110 रिकॉर्ड है। अब मैं डिपार्टमेंट आईडी पे सिर्फ डिस्टिंक्ट चाहता हूँ। अगर मान लो यहाँ रोल बैक कर देता हूँ, अब मैंने डुप्लीकेट जो था वो कमिट नहीं किया, मैंने डिलीट कर दिया। मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ अभी डिस्टिंक्ट डुप्लीकेट नहीं है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी का देखोगे टोटल तो 105 मिलेंगे, क्योंकि 5 रिकॉर्ड जो इंसर्ट किए थे वो मैंने हटा दिया। यानी अभी अभी वैसे भी डुप्लीकेट नहीं है कुछ भी। तो मुझ लेकिन यहाँ जो आउटपुट है, यानी जिस कॉलम के लिए, चाहे एक कॉलम लो या फिर दो तीन कॉलम का कॉम्बिनेशन लो, और जो आउटपुट आने वाला है उस कॉलम के कॉम्बिनेशन से उसमें डुप्लीकेट है, तब डिस्टिंक्ट उसको डिस्टिंक्ट करता है, ना कि एग्जैक्ट रिकॉर्ड के डुप्लीकेट। तो यहाँ पे अगर मैं डिस्टिंक्ट करूँ ऐसे डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट, तो सिर्फ इस वाले कॉलम में चेक करेगा कि डुप्लीकेट है, उसका एक एक ऑकरेंस सिर्फ लेके आएगा। देखो सिर्फ इतना ही है डिपार्टमेंट टोटल। अगर कोई बोलेगा कि यूनिक कितने ओवरऑल डिपार्टमेंट्स है अमंग द ऑल द एम्प्लॉयज़, तो आपको ये मिलेगा कि अगर 5,000 एम्प्लॉयज़ है और 5,000 में किसी को ए डिपार्टमेंट है, किसी को बी डिपार्टमेंट है, किसी को सी डिपार्टमेंट है, तो टोटल कितने डिपार्टमेंट्स है, तो टोटल 3 डिपार्टमेंट्स है। तो ये डिस्टिंक्ट करोगे तो आपको डिस्टिंक्ट वैल्यू देगा। अगर डिस्टिंक्ट हटा देंगे तो जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स थे वो वैसा दिखाएगा, ठीक है। अगर मान लो डिपार्टमेंट और सैलरी पे अगर देखते हैं कॉम्बिनेशन पे, वो भी दिखेगा, ठीक है, कि डिपार्टमेंट सैलरी करके अगर इसमें डिस्टिंक्ट देखेंगे तो थोड़ा सा रिकॉर्ड बढ़ जाएगा, लेकिन वो डुप्लीकेट नहीं रहेगा। इसमें डुप्लीकेट है क्या कॉम्बिनेशन का, मुझे नहीं लगता है ऐसा होगा। सैलरी तो नहीं, जॉब आईडी पे हो सकता है, देखते हैं। हाँ देखो 30 में आईटी प्रोग्रामर है और 60 में भी 3 बार है, ठीक है। तो जब मैं अब डिस्टिंग करूँगा तो 30 और आईटी प्रोग्रामर का एक रिकॉर्ड आएगा, 60 और आईटी प्रोग्रामर का एक आएगा, 30 और एडीवी का एक आएगा, समझ रहे हो। तो एक एक कंप्लीट सेट आएगा, और जो सेम सेट मतलब दो कॉलम का कॉम्बिनेशन है वो हट जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो ये इसका एक ही कॉम्बिनेशन आएगा, ये चार ऐसे हट जाएंगे, ये एक आएगा, ये बाकी का हट जाएंगे। तो ये है डिस्टिंक्ट का फायदा, ठीक है। देखो 30 का एक आया, 80 का आया, 50, 30 का एडीवी, तो ये इतना ही डिस्टिंक्ट है, बाकी सब डुप्लीकेट विद दिस कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये डिस्टिंक्ट का फ़ायदा है। उसी तरह हैविंग है, हैविंग यूजुअली ग्रुप बाय पे हम लोग काम करते हैं, वहाँ पे हैविंग करते हैं। अभी हैविंग कैसे काम करता है
इसको पहले कॉपी पेस्ट करता हूँ। अरे नहीं, यहाँ नहीं, सॉरी, इधर। हाँ, हैविंग का मतलब क्या है? हैविंग बताता हूँ, पहले कर लेते हैं। जैसे कि डिपार्टमेंट आईडी वाइज मुझे टोटल सैलरी चाहिए, ठीक है? तो सम ऑफ सैलरी, और ये ग्रुप बाय आपको बताया था मैंने कि जब भी कोई एग्रीगेट फंक्शन यहाँ लिखते हैं, सम और ये सब, ये एवरेज या काउंट, तो यहाँ पे ग्रुप बाय लिखते हैं फॉर द रिमेनिंग। जो जिसके ऊपर कुछ अप्लाइड नहीं है वो कॉलम यहाँ लिखते हैं। एक अगर है तो एक, दो है तो दो, ठीक है? तो यहाँ पर देखोगे कि यानी एक डिपार्टमेंट के टोटल सैलरी, तो यानी डिपार्टमेंट नंबर 50 उसका टोटल ये, डिपार्टमेंट नंबर इसका टोटल ये, ठीक है? तो यहाँ पे ये ग्रुप बाय किया, ठीक है? ग्रुप बाय मतलब कि ग्रुपिंग कर रहे हैं किस कॉलम के बेसिस पे उसका, इसलिए बोल रहे हैं ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, मतलब डिपार्टमेंट पे ग्रुपिंग करो। तो इसने ग्रुपिंग कर दिया, टोटल निकाल दिया। अब जो हैविंग लिखते हैं, हैविंग ग्रुप बाय के बाद लिखते हैं, ठीक है? तो हैविंग में क्या होता है यूजुअली कि जो आउटपुट आ गया, ग्रुप बाय अब तक क्या कर रहा था कि वो पहले एम्प्लॉय टेबल में जा करके एक एक रिकॉर्ड उठा रहा था, और जहाँ जहाँ देख रहा, अच्छा डिपार्टमेंट 50 है तो उसमें जोड़ दे रहा, नेक्स्ट रिकॉर्ड आया, अच्छा डिपार्टमेंट 40 है तो डिपार्टमेंट 40 के अगेंस्ट में वो सम करते जा रहा था। तो वो कैटेगराइज कर करके, ढूंढ ढूंढ करके हर एक डिपार्टमेंट वाइज सम अप कर रहा था, है ना? और उसने फिर उतने सारे रिकॉर्ड को सम अप करके फाइनली इतने रिकॉर्ड्स निकाले हैं, 12 रिकॉर्ड, है ना? और ये हैविंग क्या करता है, जब ये आउटपुट बन चुका है, यानी वो उस समय जब आउटपुट बन रहा था उस समय नहीं, हैविंग का काम है कि जब वो ग्रुप बाय बन चुका, आउटपुट रेडी हो गया एकदम से जैसा अभी दिख रहा है, उसके ऊपर फिर से कुछ कंडीशन लगाना है, यानी उसके ऊपर कोई फिल्टर लगाना है, तो हैविंग यूज करते हैं, ठीक है? तो जैसे कि यहाँ पर इसका नाम रख दिया सेल करके, तो यहाँ पर हैविंग में यहाँ पर यूज कर सकते हैं सेल। सेल एक्चुअली में कोई कॉलम नहीं है, लेकिन हम यहाँ सेल यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसने आउटपुट बना दिया है ना? बन गया है आउटपुट, तो मेरा ये सेल यूज कर सकते हैं कॉलम, क्योंकि अब वो आउटपुट में मुझे सेल दिखेगा। यहाँ पर देखो सेल, तो ये कॉलम एज ए कॉलम काम करेगा। अब तो अब यहाँ लिख सकते हैं कि हैविंग सेल ग्रेटर देन, मान लो कि 20,000, यानी इसके ऊपर फिर से कोई फिल्टर चाहिए तो आप ऐसा वापस से हैविंग लगा सकते हो। इनवैलिड, शायद से नहीं कर सकते, वो ऑर्डर बाय में सेल यूज कर पाएंगे। तो बेटर टू यूज कि इसी को कॉपी पेस्ट करो यहाँ पे, सम ऑफ सैलरी ग्रेटर देन 20,000, सॉरी माय बैड, वो ऑर्डर बाय में काम आता है। तो यहाँ पर जो भी आउटपुट आया उसके ऊपर फिर से उस आउटपुट के ऊपर कोई फिल्टर चाहिए, तो उसके लिए हैविंग यूज करते हैं कि हैविंग सम ऑफ सैलरी, यानी ये वाला कॉलम ग्रेटर देन 20,000 या लेस देन या इक्वल्स टू या कोई और कंडीशन, आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है? इसलिए हैविंग यूज करते हैं। हैविंग का एक और बेस्ट बेनिफिट है जो आए दिन आपको हर बार यूज में आएगा, जैसे कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को अगर फाइंड आउट करना है तो, ठीक है? डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स उस टेबल में है क्या, ऐसे चेक करना है विद द कॉलम कॉम्बिनेशन, तो वहाँ पे भी हम लोग हैविंग यूज करते हैं, ठीक है? कैसे? तो पहले डुप्लीकेट एक बनाते हैं, फिर आप देखना, ठीक है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर जॉब अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू, पता नहीं क्या था, आईटी प्रोग्रामर था, आई डोंट नो, याद नहीं है, आईटी प्रोग्रामर, ठीक है? और मैं इसका डुप्लीकेट पहले कर देता हूँ, इंसर्ट इनटू दिस, 5 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। अभी ऐसा है कि एक मिनट, कंट्रोल जेड,
जॉब आईडी आईटी प्रोग्रामर के अलावा मैं चाहता हूँ एडीबीपी का भी कुछ डुप्लीकेट कर दूँ। ठीक है, अभी इसको हटाते हैं। तो अभी मुझे नहीं पता, मतलब लेट से कि ये तो अभी मैंने जानबूझ करके डुप्लीकेट खुद से डाला है। अगर ये पहले से किसी ने, बहुत सारे यूजर्स होते हैं एट ए टाइम आपके एप्लीकेशन में काम कर रहे होंगे, कहीं से कोई गलत लॉजिक या कोई कारण से डुप्लीकेट गया होगा, तो आपको तो नहीं पता उस समय। अभी तो मुझे पता है कि ये वाला के लिए डुप्लीकेट है, उस समय आपको नहीं पता होगा कि कौन वाला रिकॉर्ड में डुप्लीकेट्स ही है, कौन कौन रिकॉर्ड्स डुप्लीकेट्स हैं। कैसे पता करोगे? ये तो बहुत कम रिकॉर्ड आप ऐसे ही देख लोगे। जब ये लाखों में होगा तो आप ऐसे स्क्रॉल कर करके नहीं देख सकते, नहीं फाइंड आउट कर सकते हो, करेक्ट। तो उस समय उस कंडीशन में हम लोग एक मतलब क्वेरी से हम लोग निकाल सकते हैं कि डुप्लीकेट कौन कौन से रिकॉर्ड डुप्लीकेट्स हैं। ठीक है, तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि वो सच में डुप्लीकेट है भी कि नहीं। डुप्लीकेट क्यों, किस बेसिस पे कर रहे हैं, किसी रिकॉर्ड को डुप्लीकेट कर रहे हैं तो किस बेसिस पे। या कि जैसे कि सर्टेन कॉलम के कॉम्बिनेशन पे डुप्लीकेट है तो उसको डुप्लीकेट बोलेंगे। जैसे कि मान लो कि एम्प्लॉय आईडी एंड फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ये तीन कॉम्बिनेशन पे अगर सेम रिपीट होता है वैल्यू, तो हम मानेंगे कि वो डुप्लीकेट है। क्योंकि नेम सेम हो सकता है किसी का, दूसरे एम्प्लॉय का भी और तीसरे एम्प्लॉय का भी मिला के एक जैसा नाम हो सकता है, लेकिन फिर विद दिस कॉम्बिनेशन की एम्प्लॉय आईडी भी सेम हो और नेम भी सेम हो, ऐसा तो कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि ये मास्टर टेबल है। यहाँ पर एक एम्प्लॉय का एक ही एंट्री रखते हैं हम लोग, ये मास्टर टेबल है। तो यहाँ पे अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आ रहा है, इट मीन्स कि ये मेरा एम्प्लॉय आईडी और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का कॉम्बिनेशन से डुप्लीकेट है वो। अगर मैं उसके बाद में, जैसे कि यहाँ एलेक्जेंडर वन, ये वाला, हाँ ये डुप्लीकेट है ना आईटी प्रोग्रामर वाला। तो देखो यहाँ एलेक्जेंडर, ये देखो ये तीनों एक, इनफैक्ट क्या यहाँ इन इस केस में तो ये पूरे के पूरे एक कंप्लीट सारे कॉलम वैल्यू ही डुप्लीकेट है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं भी हो सकता है। ठीक है, आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि उस टेबल में कौन कौन से कॉलम को मिला करके हमें डुप्लीकेट कंसीडर करना है। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पर ये मान लो कि यार चलो मेरा नाम लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है। तो मान लो कि दिनेश और एम्प्लॉय आईडी 120 का एक एंट्री किया, ठीक है, और उसका जॉब आईडी डाल दिया क्लर्क। और बाद में मेरा जॉब आईडी एक महीने बाद चेंज करना था, उस समय मुझे प्रोग्रामर करना था। तो किसी ने गलती से क्या किया कि विद एक्स 120 एंड दिनेश राम के साथ साथ उसने क्या किया कि जॉब आईडी आईटी प्रोग्रामर करके एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया, जबकि उसको सिर्फ यहाँ पे बदलना था, क्लर्क हटा करके प्रोग्रामर अपडेट करना था। तो उसको अपडेट करने की जगह पे उसने यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड ही इंसर्ट कर दिया। समझ रहे हो बात को? तो क्या होगा कि ये इधर का ये सारा वैल्यू सेम होगा, करेक्ट, ये वाला, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू डिफरेंट होगा। एक रिकॉर्ड में रहेगा क्लर्क, एक रिकॉर्ड में रहेगा प्रोग्रामर, लेकिन 120 दिनेश और राम, ये तीनों वैल्यू जो है दोनों रिकॉर्ड में सेम रहेंगे। समझ रहे हो? तो इस तरह से अगर देखेंगे तो क्या पूरा एक एक रिकॉर्ड जो है, पूरा एक रिकॉर्ड डुप्लीकेट तो नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू तो डिफरेंट है दूसरे रिकॉर्ड में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिकॉर्ड डुप्लीकेट ही नहीं है, डुप्लीकेट है। इसलिए तो हमें डुप्लीकेट देखना है, इसका ये मतलब नहीं होता है कभी कि ये पूरे के पूरे एग्जैक्ट वैल्यू सेम हो। डुप्लीकेट हम लोग कोई कॉम्बिनेशन पे देखते हैं। तो एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट नेम कोई भी कॉम्बिनेशन, आप जब टेबल डिफाइन करोगे तो आपको पता रहेगा कि वो अच्छा इसमें हमें ये चीज़ों पे देखना है और उस कॉम्बिनेशन से डुप्लीकेट है कि नहीं है, तो वो चेक करना है। तो सबसे पहले डुप्लीकेट जानने के लिए हमें कॉम्बिनेशन जानना होगा कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन मिला करके हमें डुप्लीकेट कंसिडर करना है। ठीक है, तो अभी मान लेते हैं कि इस केस में भी जो एग्जांपल मैंने दिया अपना, उस एग्जांपल के थ्रू हम चलते हैं। तो एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के कॉम्बिनेशन से क्या कोई डुप्लीकेट है क्या? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो जो कॉलम आप कंसिडर करते हो वो कॉलम पहले नाम यहाँ लिख दो। जैसे कि एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी, वो आपको बताएगा कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन से डुप्लीकेट है। आपके जो भी टीम लीड होंगे या कोई भी तो बताएगा कि, या फिर आप खुद ही जान जाओगे काम करोगे तो आपको वो यहाँ नाम लिखना है कॉलम्स का। ठीक है, इन तीनों कॉम्बिनेशन से हमें सम के जगह पे यहाँ लिखेंगे काउंट, काउंट ऑफ वन, या फिर काउंट ऑफ कुछ भी लिख सकते हो इन तीनों का कॉम्बिनेशन से। और यहाँ पे
या फिर ऐसा लिख सकते हो तीनों का कंबाइन कर दो, ऐसा कॉन्केटेनेशन। ठीक है, और इसके ऊपर हैविंग लगा दो कि मान लो कि इस कॉम्बिनेशन से यहाँ पे भी एक काम करते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है इस कॉम्बिनेशन से कितने काउंट है वो ये दिखाएगा आउटपुट में। ठीक है, और यहाँ ग्रुप बाय में भी सेम रखते हैं जो यहाँ पे रखते हैं, करेक्ट। तभी इसको यहाँ पे रख, यहाँ पर पहले इतना क्वेरी करते हैं। अच्छा, ये अकाउंट कॉपी हो गया, इतना ही पहले रन करते हैं। तो ये मैं बता रहा है कि देखो ये तीनों एक साथ देखने में, ये देखो यहाँ 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 सबका इस कॉम्बिनेशंस का मतलब एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के कॉम्बिनेशन से एक एक रिकॉर्ड है, यानी ये डुप्लीकेट नहीं है ना। और जहाँ जहाँ दो दिख रहा है मतलब इस वाले में डुप्लीकेट है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे मिलेंगे, ये तो कम रिकॉर्ड है, लाखों रिकॉर्ड रहेगा तो पता नहीं चलेगा। तो अब हमें हैविंग क्लॉज कैसे फ़ायदा यहाँ देगा कि हमें इस जो आउटपुट आया है यानी यहाँ से यहाँ तक ग्रुप बाय जो किया है उसके ऊपर फिर से फिल्टर लगा देंगे। तो फिर से फिल्टर में हम बताए थे कि ये वाला कॉलम को आप यहाँ उठा लो, यहाँ मतलब काउंट हो या सम हो जो है, ग्रुप बाय वाला मतलब एग्रीगेट वाला जो फंक्शन है आप यहाँ पेस्ट करो, और ग्रेटर देन क्या होगा 1, यानी हमें 1 वाले तो डुप्लीकेट है नहीं, 1 से ऊपर जितने हैं यानी कि जिसका कॉम्बिनेशन 2 है 3 है 4 4 भी डुप्लीकेट हो सकते हैं। तो इसलिए सीधा लिख दिया ग्रेटर देन 1, यानी जिसका 1 से ज़्यादा हो वो रिकॉर्ड तो उस ये वाला आएगा। तो इसको क्वेरी करते हैं, तो देखो इतने सारे डुप्लीकेट है, हमने 5 डाला था ना अलग से, और फिर बाद में 2 डाला था, टोटल 7। तो देखो 7 रिकॉर्ड मिल गए हमें डुप्लीकेट की, ये इसमें डुप्लीकेसी है। ठीक है, अब ये 7 रिकॉर्ड लेकर के क्या करोगे, इसका एग्जैक्ट डिटेल तो मिल नहीं रहा है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ लिख सकते हो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ बैकअप। ठीक है, और वेयर में हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम सारे कॉलम को अलग अलग लिखें। अब तक हम लोग ऐसे ही लिखते थे ना, एम्प्लॉय आई डी इक्वल्स टू 104, फिर अलग अलग कॉलम एक साथ। हम जैसा यहाँ पे है ना वैसा भी यहाँ लिख सकते हैं, ऐसा कॉन्केटिनेशन में। और इन क्लॉज आपको बताए थे ना, यहाँ पर आप यहाँ इन लिख दो। और ये हो गया सब क्वेरी वाला फंडा। यहाँ पर सब क्वेरी का फ़ायदा है कि यहाँ पर देखो ये अंदर का क्वेरी पहले रन होगा यहाँ से यहाँ तक, और ये जो आउटपुट देगा ये ऊपर वाले क्वेरी को देगा आउटपुट। लास्ट क्लास में हमने जो सब क्वेरी बताया था, तो सब क्वेरी का भी यहाँ फ़ायदा है कि इस कॉम्बिनेशन से वो फिल्टर हो रहा है और उसके बाद वो आउटपुट यहाँ आएगा। तो यहाँ पर ये कॉलम ढूंढेगा, ऐसा कॉलम, तो ऐसा कॉलम मुझे अंदर मिलना चाहिए। तो ऐसा में यहाँ अंदर में 2 कॉलम है तो ये कॉलम हटा दो, देखो आ गया। तो अब ये 7 की जगह 14 दिख रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर तो सिर्फ डुप्लीकेट देखा था ना, यहाँ पर उसी कॉम्बिनेशन के दो दो दिखेंगे ना एक्चुअल में। तो आपको यहाँ पर ये पता चल गया कि इस कॉम्बिनेशन से कितने हैं। जैसे ये देखो अभी सॉर्टिंग कर दिया मैंने, ये डुप्लीकेट है, ये डुप्लीकेट है, ये डुप्लीकेट है, जो जो 7 के 14 है यहाँ पे, यानी एक एक हटाना पड़ेगा। किसी को कोई डाउट है इसमें? तो आपको इसमें दो चीज़ फायदा समझ में आ गया, हैविंग क्लॉज, ग्रुप बाय कब यूज करते हैं, फिर आपका ये सब क्वेरी जो लास्ट क्लास में बताया था उसका भी एक यूज पता चल गया कि यूज कैसे करेंगे रियल टाइम में। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें बताओ। नहीं, ओके। उसी तरह और भी विथ है, बिटवीन तो आपको बता ही दिया, बिटवीन में कुछ है नहीं। कि आप कोई रेंज ले सकते हो ऐसा कि यहाँ पर सैलरी बिटवीन 1000 एंड 50,000 के बीच में कोई सैलरी है क्या, तो बिटवीन बस इसका यही काम है और कुछ नहीं है। 1,000 से 5,000 इसमें है नहीं, जरूरी नहीं कि सिर्फ सैलरी पे हो। आप अगर नंबर है आपका तो आप यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी भी यूज कर सकते हो, क्योंकि वो भी न्यूमेरिक है ना। डिपार्टमेंट आईडी 10 से लेकर के 90 के बीच का
जो जो डिपार्टमेंट है वो सारे ले आओ। तो देखो 30 60 सब आ गए, 50। उसी तरह बिटवीन को फिर आप डेट में भी यूज कर सकते हो, है ना। डेट, डेट में जैसे कि यहाँ पे हायर डेट यूज कर सकते हो, हायर डेट बिटवीन। तो यहाँ हायर डेट में आप यहाँ पर फिल्टर डाल सकते हो कि यहाँ पर, एक मिनट इसको ज़रा सॉर्ट करता हूँ। मान लो ये कौन सा है, इसका तो यही प्रॉब्लम है, पता ही नहीं चलता है कि कौन सा डेट है कौन सा मंथ है। ओके, तो मान लो कि ये मुझे जानना है 2005 का, ये मार्च है, ये जून है, ये जुलाई है, और ये अगस्त है। ठीक है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि 1 जनवरी 2005 से लेके 31 जुलाई 2005 के बीच का जो जो, उस बीच में जो जो ज्वाइन किए हैं उन उनका डिटेल चाहिए। तो मैंने यहाँ पर जुलाई तक ही लिया है, लेकिन 2005 में मुझे अगस्त का भी है, बट वो नहीं आएगा क्योंकि मैंने इसमें जनवरी से जुलाई तक का ही लिया है 2005 में। तो ऐसे जितने बंदे इस पीरियड में ज्वाइन किए हैं मुझे उसका डिटेल चाहिए। तो देखो आप बिटवीन आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, एक रेंज की तरह। तो आपको सिर्फ देखो, ठीक है, तो आप इस तरीके से भी बिटवीन यूज कर सकते हो। तो नॉट बिटवीन कर दो, ठीक है, कि इस पीरियड के छोड़ करके और कोई, जस्ट इसका अपोजिट, इसके अलावा इस पीरियड से पहले और इस पीरियड के बाद, यानी 1 जनवरी से पहले और 31 जुलाई के बाद के जितने बंदे ज्वाइन किए हैं वो भी आप यूएस निकाल सकते हो। नॉट लगा दो तो जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, जो रिकॉर्ड फिल्टर आउट हुआ था वही रिकॉर्ड उल्टा अब दिखने लगेगा। उसी तरह नंबर में भी, ठीक है, नंबर में भी आप यहाँ ऐसे कर सकते हो, सैलरी बिटवीन 1000 एंड 10,000, और यहाँ पे नॉट बिटवीन। नॉट तो हर जगह जेनेरिक वर्ड हो गया आप, ठीक है, तो ऐसे भी यूज कर सकते हो। हाँ, यस यस, ऑपरेटर्स। हम्म, करेक्ट, ठीक है। तो ये बिटवीन हो गया। अब विथ क्लॉज, विथ क्लॉज कैसे यूज करते हैं? विथ यूजुअली एक तरह का एक अलग से क्वेरी जैसा काम करता है। तो आपको पहले लिखना होगा कि विथ ए बी सी एज, इसके अंदर लिख लो सेलेक्ट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी कॉमा डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, और उसके बाद नीचे लिखो सेलेक्ट एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी कॉमा फर्स्ट अंडरस्कोर नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज बैकअप, ठीक है। एंड और इस क्वेरी को आप यहाँ पर नीचे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो कि एम्प्लॉय के लिए ईएमपी रखता हूँ और इस क्वेरी का नाम है एबीसी। तो आप डायरेक्ट एबीसी एज ए टेबल बिहेव करेगा। टेबल क्या है? तो ये है एबीसी, यहाँ लिख दो, या फिर यहाँ इसका नाम रख देते हैं डेप्ट, थोड़ा समझने के लिए डेप्ट। या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि ज्वाइनिंग बाद में बताते हैं, एक काम करते हैं, थोड़ा देर इसको ऐसे हटा देते हैं, और नीचे लिख सकते हो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेप्ट, ऐसे रन कर सकते हो सीधा। तो ऐसा डेप्ट नाम का तो कोई टेबल है नहीं, लेकिन डेप्ट टेबल जस्ट मैंने ऊपर डिफाइन किया है। तो विथ क्लॉज का ये फ़ायदा है कि आप विथ लिख लो, और कुछ भी नाम रखना है तो रख दो एज, और उसके अंदर ब्रैकेट में जो क्वेरी लिखोगे, कई बार वो क्वेरी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, कई सारे लाइंस का होता है, तो उसको ऊपर लिख लो। और उसके बाद जब नीचे आपका क्वेरी रहेगा वो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेगा, सीधा आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है।
तो इसमें फ़ायदा क्या है कि आप अगर ऐसे यूज करोगे इसको कि मान लो यहाँ पे आपका नीचे वाला क्वेरी में भी तो बहुत सारे टेबल्स होंगे, ज्वाइंस होंगे, फिल्टर्स होंगे, तो ये क्वेरी खुद अपने आप में कॉम्प्लेक्स होगा, और फिर ऊपर से ये भी इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखोगे तो ये कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्सिटी दूर करने के लिए आप ऊपर एक लिख लो और नीचे में जस्ट एक रेफरेंस, सिर्फ आपको एक वर्ड, उसके बदले में आप यहाँ मान लो कि 20 लाइन 30 लाइन का क्वेरी है, उसके बदले में आपको सिर्फ यहाँ एक वर्ड लिखना पड़ रहा है, तो ये आपका इसका कॉम्प्लेक्सिटी को ठीक कर रहा है ना, समझ रहे हो? तो इसलिए हम लोग विथ लिखते हैं कि मतलब एक तरह का डेफिनेशन ऊपर में, और नीचे यूज कर सकते हो कि ई एम पी डॉट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आई डी इक्वल्स टू डेप्ट डॉट, एकदम जैसे बाकी बिहेव करते हो वैसे ही टेबल ज्वाइनिंग का। और यहाँ पर आप लिख सकते हो कि डेप्ट डॉट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम, बस इसको ऐसे पूरा को ऐसे रन करो, हो गया, सिंपल। तो ये विथ क्लाउज का फ़ायदा है, अगर आप इसको इतना ही रन करोगे तो डेफिनेटली एरर देगा, क्योंकि डेप्थ नाम का कुछ चीज़ नहीं, इसको पूरा एक साथ मिला करके रन करना है, तब विथ काम करेगा। तो ये जैसी डेप्थ देखेगा तो चेक करेगा कि डेप्थ कहीं डिफाइंड है क्या, तो उसको यहाँ मिलेगा। तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ विथ क्लॉज। ठीक है। हम्म। ओके। क्या बात कर रहे हो, है ना, श्वेति है ना? ओके, ठीक है, बाकी नेक्स्ट सेशन में करेंगे कंप्लीट। ओके।